हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटी। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि अपन ने BSc सेकंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट की है, जिसके अंदर अपन इनऑर्गेनिक की एक वीडियो कंप्लीट भी कर ली है। 3D श्रेणी यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन अपन ने पढ़ लिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लेना, क्योंकि इंपोर्टेंट वीडियो, उससे आपके 12 नंबर तो फिक्स है, 12 नंबर आपसे उनका आराम से आ जाएंगे। अब अपन करने वाले आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसी का जो चैप्टर है, जैसे अपन ने 3D श्रेणी कर ली है डी ब्लॉक के अंदर, अब अपन को कौन सी श्रेणी करनी है? 4D एंड 5D श्रेणी ये करनी है। मेन इंपोर्टेंट तो आपकी 3D श्रेणी जिससे सवाल आते हैं, इससे भी आपके 7 नंबर का सवाल आता है, तो अपन ये भी कर लेते हैं। 4D श्रेणी का मतलब क्या होता है? अपन 4D को बोलेंगे कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। और 5D का मतलब होता है तृतीय संक्रमण श्रेणी, यानी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ये है। ठीक है, ध्यान रखना आपके एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं लिखा था। एग्जाम के अंदर कभी भी 4D और 5D लिखा हुआ आपके नहीं आएगा, आपके लिखा हुआ आएगा द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी को समझो, ये आगे कुछ अलग लिखा आएगा। मैंने उनके गुणों की व्याख्या कीजिए, इनकी तुलना कीजिए, ऐसा कुछ लिखा आएगा, लेकिन नाम हमेशा हिंदी में लिखा आएगा, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी। इसलिए आपको इनके नाम पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं कि 4D के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं और 5D के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं। तो पहले मैं उनके तत्वों के नाम लिख देता हूं, फिर उनके कुछ गुण जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो करेंगे। देखो 4D के अंदर वैसे कौन कौन से तत्व होते हैं, अपन ने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिख लिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर आते हैं यार, जरा, नींबू, मोटा, तोड़ के दें, रुक, रे, पढ़, अगर है, सीधा। ये 10 तत्व आपके किस में आते हैं? 4D के अंदर आते हैं। और इसी तरह 5D के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं? ला, हफ, ता, वरना, रे, उसको, इधर, पीटेंगे और हारेगा। तो ये टोटल 4D के अंदर आपकी ये टोटल 10 तत्व और 5D के अंदर भी आपके टोटल 10 तत्व, इनके अपन को पढ़ना है। इनके एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन क्या आते हैं? डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन हर साल आता है आपके। लगातार पिछले सालों के पेपर देख लेना, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उनमें क्या होता है, मान लो आपको डायरेक्ट तत्व का नाम देते हैं, ये तत्व का नाम नहीं देकर इनके परमाणु क्रमांक दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपोर्टेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में इसके कुछ गुण है, वो गुण पढ़कर अपन इसकी कुछ तुलना होती है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब अपन अपना पहला टॉपिक या इसका जो पहला गुण है वो स्टार्ट करते हैं। पहला जो गुण है वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, इनके जो 10 तत्व उनके नाम लिख दिए। 4D की बात करें अपन, है ना, यार, जरा, नींबू, मोटा, तोड़ के, रुक, रे, पढ़, अगर, सीधा। ये कहां से स्टार्ट होता है? ये 39 से स्टार्ट होता है, मतलब ये ट्री में भाई ये कितने नंबर से स्टार्ट होता है? 39 से, और उसके बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 48 तक है। अब अपन को क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, वही 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। ढूंढ लो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, है ना। ये मैंने बता रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं पिछली वाली वीडियो के अंदर। 10, 18, 28, 30, 36 हो गए। कितने हो गए? 36 हो गए। अब अपन को 3 और चाहिए, तो क्योंकि 39 यहाँ पर 36 हो गए, इसका होता है फिर लिखना आपको 4D1 और 5s2। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d1 और 5s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैंने एकदम इसको सही तरीके से लिखा है, और अगर नहीं आता तो देख लेना, मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर बता रखा है ना। तो एक तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है कि जो आप यहां से लेकर यहां तक जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 2, 2, 4, 10, 12, 18, 10, 28 और 28 और 2, 30 और 36। यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 36 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और 36 के अंदर ध्यान रखना, 36 पर आता है आपकी क्रिप्टोन। क्या आता है? क्रिप्टोन। तो अगर आप इतना लिख सकते हो तो ठीक है, और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो इतना, तो आप डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख सकते हो? क्रिप्टोन लिख सकते हो। इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो? क्रिप्टोन लिख सकते हो, और बस आगे आपको ये लिखना है 4D1, 5s2। तो अपन ये वाला लिख लेते हैं क्रिप्टोन यहाँ पर, है ना। मैं इस पूरे की जगह क्या लिख रहा हूँ? क्रिप्टोन लिख रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? इतना सा क्रिप्टोन का। और इट्रियम का क्या होगा? 4D1 और 5s2 होगा।
ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख दो, क्रिप्टॉन लिख दो। यहां पर क्या लिख दो आप, शॉर्ट में क्रिप्टॉन लिख दो, क्रिप्टॉन। इसको भी यहां से मिटाकर 4d1 और 5s2। अब देखो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगी। तो कैसे याद रखोगे, आप क्या करो, पहले इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख दो, क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन, सब क्या आगे क्रिप्टॉन लिखना है आपको। ये क्रिप्टॉन और ये क्रिप्टॉन, इनको और आगे मिला देता हूं तो आपको खुद से समझ हो जाएगा। ये इसका है, ये इसका। ध्यान रखना, आप क्रिप्टॉन की जगह क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। मतलब क्रिप्टॉन है लिख रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हो, है ना, इस तरह से। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है, अब ये वाली चीज भी आपको करना है। मतलब यहाँ पर 40 लिखते चलो, यहाँ पर 5s2 लिखकर चलो। देखो लिख ऐसे, पहले लिखो 4d 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 4d, ठीक है। इधर क्या लिखना है आपको, 5s2 लिखना है ना, 5s2 ध्यान रखना है, 5 है और ये s2 दोनों सेम ही लग रहे होंगे, लेकिन ये 5s2 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 5s2, ये 5s2, ठीक, ये लिख दिया। अब जैसे वैसे ये गलत है ना, अभी चेंज हो गया इनको, लेकिन मैं बता रहा हूं। अब जैसे डी के अंदर पहले कितना इलेक्ट्रॉन पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन। अब डी आपको क्या करना है, इसे लिखना है और आपको नंबर याद रखना है। नंबर क्या ध्यान रखना है, इस तरह से 1 2 4, नंबर क्या ध्यान रखोगे, 1 2 4 5 5 7 8 1 2 4 5 5 7 8 10 10 10 10 कितनी बार है, 3 बार, 10 10 और लास्ट में 10। ये नंबर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सुनना, नंबर क्या ध्यान रखने हैं, 1 2 4 5 5 7 8 और 10 10 10। अब ये किसके नंबर है, ये नंबर आपको डी के अंदर बनने हैं। पहला डी, पहले के अंदर कितना है, 1 है, वो 1 यहाँ पर भरो। फिर आगे कितना 2 है, तो वो 2 यहाँ पर लिखना है। फिर आगे कितने 4 है, तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है। फिर आगे कितने 5 है, आपको यहाँ पर 5 लिखना है। फिर वापिस आगे 5 है, आपको 5 लिखना है। फिर कितने 7 है, आपको 7 लिखना है। फिर 8 लिख दो। फिर कितने 10 है, वापिस कितने देखो 10 है, और वापिस कितने 10 है। तो इस तरह से आपको ये नंबर ध्यान रखने पड़ेंगे, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, बाकी आप इनको याद नहीं कर पाओगे। तो नंबर ध्यान रखना, 1 2 4 5 5 7 8 10 10 10 10। अब देखो यहाँ पर भी अपने चेंज करना है, इधर भी चेंज हो गया। देखो हमेशा एस के अंदर वैसे 2 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 2 इलेक्ट्रॉन भरने। अगर अपन ने यहाँ पर सही भरा है तो जैसे देखना, यहाँ पर कितना, ये 39 नंबर पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आएंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सही है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इसके बाद में देखो यहाँ पर कितने आने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, 3 आने चाहिए थे भाई, 1 2, इसके बाद में 3 आने चाहिए थे, लेकिन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 4 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 कम होगा। यहाँ पर आपको 1 कम करना है, 2 की जगह 1 लिखना है। फिर यहाँ पर कितने आने चाहिए थे, यहाँ पर 4 आने चाहिए थे ना भाई, मतलब 1 2 3 4 आने चाहिए, जबकि 5 आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, इस तरह से। फिर यहाँ पर 5 ही आने चाहिए, तो 5 सही है, और 5 है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद में देखो कितने आने चाहिए थे, 6 आने चाहिए थे, लेकिन आज कितने रहे, 7 आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, कम करना है। उसके बाद में देखो यहाँ पर कितने आने चाहिए थे, 7 आने चाहिए थे, जबकि 8 आ रहा है ना, 1 ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ से 1 कम कर दो, इस तरह से। फिर यहाँ पर कितने आने चाहिए थे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितने आने चाहिए थे, 8 आने चाहिए थे, जबकि कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। कितने ज्यादा आ रहे हैं, 2 ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ से 2 कम कर दो, यानी यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा, समझे, इस तरह से। यहाँ पर कितने 9 आने चाहिए थे, लेकिन कितना आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 1 ज्यादा आ रहा है ना, 1 को इसमें से घटा दो, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, इस तरह से। और यहाँ पर 10 ही आने चाहिए, तो 10 आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर कितना आएंगे, 2 आएंगे। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। मुझे पता है कि आपको थोड़ा कठिन लिख रहा है, लेकिन इसी तरह आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो। और इससे आपके सवाल आते हैं, आपके सवाल भी आया हुआ है सर, ये ऐसे है, आपको तत्व का नाम दे दिया, तत्व का नाम नहीं दिया, आपको लिख दिया कि 42 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो फिर इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था। अब देखो यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा, 42 के अंदर यहाँ पर आप कहीं 4 भर दोगे, जबकि आज कितने 5 आ रहे हैं, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना है ना, पहले डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भर देना, कितने 1 2 4
नंबर ध्यान रखना, 1 2 4 5 5 7 7 8 10 10 10। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कर देना और फिर इसके अनुसार 5s2 को पूरा करना, तो आपको सिंपल हो जाएगा। समझ गए? जैसे यहाँ पर 0 क्यों है वापिस बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये 8वें नंबर पर आ रहा है तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। कितने? 8। लेकिन कितने ज्यादा आ रहे हैं? 2 ज्यादा आ रहे हैं, वो 2 यहाँ से घटा दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाता है। तो ये तो आ गया आपके किसका? 4D श्रेणी का। 4D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ, यानी द्वितीय संक्रमण श्रेणी का। ऐसे अपन को करना है तृतीय संक्रमण श्रेणी का, इसे नोट करो फिर वो करते हैं। अपन करते हैं 5D श्रेणी के जो तत्व है उनके, तो वो आपसे स्टार्ट होता है LS यानी लेंथेनम से। ला हफ्ता भरना रे उसको इधर पिटेंगे और हारेगा। ये जो मैंने लिख रखी है इनके परमाणु क्रमांक, मतलब ये कितने नंबर पर आता है? ये 57 नंबर पर आता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो 5D श्रेणी, कौन सी श्रेणी है? 5D श्रेणी यानी तृतीय संक्रमण श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते थे? तृतीय संक्रमण श्रेणी। इसके अंदर क्या देखो, 57 के बाद में आना क्या चाहिए था? 58 आना चाहिए था, लेकिन देखो आ कितना रहा है? आ 72 रहा है, 72 आ रहा है। मतलब इनके बीच में कितने तत्व आ गए? इनके बीच में जो एक्स्ट्रा तत्व वो है 14। कितने तत्वों का अंतर है? 14 तत्वों का अंतर है। तो इसे अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड संकुचन बोलते हैं। अभी जस्ट ये होने के बाद में वो पढ़ेंगे, पर लेंथेनॉइड संकुचन किसे बोलते हैं? बस आपको क्या ध्यान रखना है, लेंथन यहाँ से L और F के बीच में कितने तत्व आ रहे हैं? 14 तत्व एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जिन्हें अपन फिर F ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं, जिन्हें लेंथेनॉइड्स कहते हैं। इसी प्रकार अपन एक्टिनोइड पढ़ते हैं। F ब्लॉक के अंदर 2 श्रेणियां होती है, लेंथेनॉइड की और एक्टिनोइड की। तो जो लेंथेनॉइड की श्रेणी निकलती है वो यहाँ से निकलती है D ब्लॉक के अंदर से, इसलिए F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। तो यहाँ से 57 के बाद में 72 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा 14 तत्व है जिन्हें अपन F ब्लॉक में पढ़ेंगे। उसके बाद में 73 74 75 76 77 78 79 80 तक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो मैंने यहाँ पर XC यानी जीनोन लिख रखा है। क्या लिख रखा है? जीनोन। जीनोन जो होता है वो 54 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 54 नंबर पर। तो जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4b10 4s2 5s2 5p6 है। तो अगर आप ये ना लिखो, आप अगर जीनोन भी लिख दो तो सही आएगा। बस जीनोन के बाद में जैसे ये जीनोन कितने नंबर पर आता है? 54 नंबर पर आता है। 54 के बाद में अब कितने बचे? 3 बचे। तो देखो यहाँ पर F के अंदर 0 होता है, D के अंदर 1 होता है और S के अंदर कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पैटर्न फॉलो करना है ये वाला। देखो फर्स्ट लेंथेनम के अंदर तो F के अंदर कितना है? 0 है। बाकी जितने भी तत्व आ रहे देखो उनमें F के अंदर कितने? 14 14 14 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। बात समझ गए? बस लेंथेनम के अंदर कितना भरना है? आपको 0 भरना है, बाकी सब में आपको कितने भरने हैं? 14 भरना है। ठीक है। उसके बाद में देखो D का पैटर्न देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद में आना कितना चाहिए था? 8 आना चाहिए था, लेकिन कितना आता है? 9 आता है। एक आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना, पीटी के अंदर 78 पे ध्यान रखना, आना कितना चाहिए था? 8 आना चाहिए था, 9 आता, और फिर 10 10 ध्यान रखना। अब इसी तरह सीक्वेंस में याद करना, डी के अंदर D 1 2 3 4 5 6 7 8 आना चाहिए था, लेकिन 8 नहीं आकर 9 आता, और उसके बाद में 10 10। और क्योंकि देखो यहाँ पर भी 9 आना चाहिए था, लेकिन 10 आ रहा, एक यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो क्योंकि यहाँ पर 8 आना चाहिए था, लेकिन एक ज्यादा आ रहा है, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दो। मतलब यहाँ से 2 आने चाहिए थे, जिसकी जगह कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर भी 9 आना चाहिए था, लेकिन एक ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसमें से 1 कम कर दो। तो आपको ये 2 ध्यान रखने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 3D श्रेणी के अंदर जो अपने पढ़ा था प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर, साइंस टीचर वितरा कृपलानी वाला, स्कैंडियम टाइटेनियम वेलेंटियम वाला वो पढ़ा था, वो तो सिंपल था, आपको याद हो गया होगा। लेकिन इनके अंदर आपको इसे याद करना पड़ेगा। उसके अंदर 4D श्रेणी के अंदर आपको क्या ध्यान रखना? आपको ध्यान रखना है 1 2 4 5 5 7 8 10 10 10। डी के अंदर ये पैटर्न ध्यान रखना। इसके अंदर डी के अंदर कौन सा पैटर्न ध्यान रखना? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नहीं आएगा, 8 के 7 किसी के बाद में क्या जाएगा? 9, और फिर 10 10 आएगा। तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखना, याद कर लेना। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो याद कर लेना, क्योंकि ये सवाल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, डेट नंबर में आपके आता है ना। तो ये आपके हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरा गुण अपन पढ़ते हैं। अब अपन सेकंड गुण पढ़ते हैं, वो है परमाणु आकार। परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज। ये अपन किसकी पढ़ रहे हैं? साइज जो अपन पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं? 4D श्रेणी और 5D श्रेणी की, यानी द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के आकार को समझो। आपके ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखो आकार के अंदर वही लिखना है। अपन ने जो 3D श्रेणी पढ़ी थी, यानी साइंस टीचर वितरा कृपलानी वाली वो श्रेणी पढ़ी थी, उसके अंदर अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक अपन ने पढ़ा था परिरक्षण प्रभाव। 2 चीजें उसके अंदर पढ़ी थी अपन ने।
तो अगर आपने वीडियो सही देखी है तो मैंने बताया प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा आकार क्या होगा उतना कम होगा, आकार क्या होगा कम होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करता है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा आकार भी क्या होगा उतना ज्यादा होगा। आकार ज्यादा क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। इसमें तो क्या होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण होता है इसलिए आकार छोटा हो जाता है, और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है जिसके कारण आकार बड़ा हो जाता है। तो देखो संक्रमण श्रेणी के अंदर इसके अंदर आपको लिखना क्या है कि जैसा अपन ने 3D श्रेणी के अंदर लिखा था वैसे इसके अंदर लिखना है। इसके अंदर भी आपको लिखना है कि बाएं से दाएं जाने पर आकार का मान कम होता है, आकार कम होता है लेकिन अंत में वृद्धि होती है, लेकिन अंत में वृद्धि होती है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात, इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर उसको आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ना। जैसे ये वीडियो अपलोड होगी वहां पर नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो वो नोट्स से आप एक बार लिख लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देख लो और एक बार नोट्स देख लेना, आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो परमाणु आकार क्या होता है जैसे अपन ने 3D के अंदर लिखा था वैसे ही लिख रहे हैं। पहले 22 से जाने पर आकार कम होता है फिर आकार में वृद्धि होती है। तो अपन ने ऐसा उसके अंदर रीजन बताया था। आकार कम क्यों होता है 22 से जाता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्या बढ़ता है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। फिर अपन ने देखा कि जो लास्ट वाले तत्व थे उनके अंदर क्या हो रहा है परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो फिर आकार बढ़ता है। ऐसे ही अपने ग्राफ बनाते हैं ना, देखो आकार कम हो रहा है फिर और कम हो रहा है और फिर एकदम क्या होता है बढ़ता है। इस तरह से अपने ग्राफ बनाया था 3D श्रेणी के अंदर। वो साइंस टीचर वृत्ता कृपलानी मत बेकोनी इस तरह से ग्राफ नहीं बनाए थे क्या, ये वाला ग्राफ बनाया था। तो देखो पहला आकार क्या हो रहा है कम हो रहा है फिर और कम हो रहा है फिर एकदम बढ़ रहा है। तो फिर अपन ने बात की थी कि यहाँ पर क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, यहाँ पर भी लगभग प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण बराबर होता है और यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो जाता है इसलिए आकार क्या होता है बढ़ता है। तो सेम रीजन इसके अंदर वो कोई लिखना है ना, मैंने लिख दिया नोट्स के अंदर देख लेना। तो क्या लिखेंगे 22 से जाने पर आकार कम होता है, 22 से जाने पर आकार कम होता है और अंत में थोड़ी सी वृद्धि होती है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो है कि अपन ने बात की थी कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं। जैसे अपन अगर इसको तो बोलते हैं अपन की और सारणी में 22 से दाएं चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं 22 से दाएं चल रहे हैं, अगर ऐसा हो तो 22 से दाएं चल रहे हैं। और फिर अपन बात करते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे चलना, इसे बोलते हैं ऊपर से नीचे चलना। अगर अपन ऐसे चलते हैं तो आकार क्या होता है कम होता है, लेकिन ऊपर से नीचे चलते तो आकार बढ़ता है। इसका भी रीजन यही, इसके कारण क्या होता है परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है और यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है ना। ये दो चीजें अपन ने पहले बात कर रखी है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 3D श्रेणी, यहाँ पर 4D श्रेणी, यहाँ पर आपके 5D श्रेणी, ये श्रेणी। ये देखो इधर इनके तत्व लिखे इस तरह से, यहाँ पर भी इनके तत्व लिखे, यहाँ पर भी इस तरह इनके तत्व लिखा। तो मैं आपसे पूछूं कि किसका आकार बड़ा होगा, 3D का बड़ा होगा, 4D का बड़ा होगा, 4D का बड़ा होगा, 5D का बड़ा होगा। तो देखो अपन बात करते हैं ऊपर से नीचे चल रहे, अपन ऊपर से नीचे चल रहे हैं। अभी अपन ने ऊपर से नीचे चलती है तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है जिसके कारण क्या होता है आकार बढ़ता है। तो इनमें आकार बढ़ना चाहिए था, मतलब 3D का आकार सबसे कम होगा, 4D का आकार ज्यादा होगा। तो 3D से आकार ज्यादा होगा 4D का, क्योंकि नीचे चल रहे हैं। पहले आप यहाँ से ऐसे इस तरह से नीचे चलोगे तो 3D की तुलना में 4D का आकार बड़ा होगा क्योंकि परिरक्षण प्रभाव क्या होगा ज्यादा होगा। फिर ऐसे नीचे चलने पर 5D का आकार 4D से क्या होना चाहिए था बड़ा होना चाहिए था। 5D का आकार जो है 4D से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर 4D का आकार 5D के बराबर होता है, लगभग क्या होता है बराबर होता है। 4D व 5D श्रेणी का आकार लगभग बराबर होता है। लगभग क्या होता है बराबर होता है ना। होना तो क्या चाहिए, देखो ऊपर से नीचे चल रहे तो आकार बढ़ना चाहिए, मतलब 5D का सबसे बड़ा होना चाहिए, इससे कम 4D का और इससे कम 3D का होना चाहिए था। लेकिन 4D और 5D का आकार क्या होता है बराबर होता है। इसका केवल एक लाइन में आंसर लिखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5D श्रेणी के अंदर क्या होता है लेंथेनॉइड संकुचन होता है। क्या होता है लेंथेनॉइड संकुचन होता है। अब अपन बात कर लेते हैं लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है।
वैसे लेंथेनॉइड संकुचन आपके एफ ब्लॉक के अंदर, पर थोड़ा सा इसके अंदर देख लेते हैं लेंथेनॉइड संकुचन, है ना, बाकी इसको पढ़ा जाता है एफ ब्लॉक के अंदर। देखो लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है, किस श्रेणी में होता है, 5D श्रेणी में होता है। 5D श्रेणी के एक बार देखो, ला हफ्ता, आगे और भी तत्व है ना, लाभ का वर्णन, उसको उधर पिटेंगे और आएगा। लेंथन अपने बात की, ये कितने नंबर पर आता है आपके, 57 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है, 57 नंबर पर। ये आता है आपके 72 नंबर पर, ये आता है 73 नंबर पर। आगे 74, 75, 80 तक जाएंगे इससे। तो देखो 5, ये कौन सी श्रेणी है, 5D श्रेणी है। 5D श्रेणी के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 57 के बाद में आना 58 चाहिए था, 57 के बाद में आना 58 चाहिए था, लेकिन कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो इनके बीच में अगर आप देखो कितने का अंतर है, इनके बीच में 14 का अंतर है। कितने का अंतर है, 14 का। 14 का मतलब होता है यहाँ पर 14 तत्व एक्स्ट्रा आते हैं। लेंथेनम से अचप तक जाने पर, एल से अचप तक जाने पर कितने एक्स्ट्रा तत्व आ जाते हैं, 14 एक्स्ट्रा तत्व आ जाते हैं। अतिरिक्त 14 तत्व यहाँ पर क्या आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 14 तत्व आ रहे हैं। 14 तत्व आने का मतलब क्या है, 14 तत्व आ रहे हैं, इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। देखो मान लो कि ये नाभिक था, इस तरह से था, है ना। तो पहले कितना था, मान लो कि इसके बाथरूम कोष में अगर अपन बात करें, इसके बाथरूम कोष की अपन बात कर रहे थे, तो इसके बाथरूम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। इसकी बात करें लेंथेनम अले की, ठीक है। अब जैसे आप नीचे चले तो होना 58 चाहिए था, लेकिन कितना हो रहा है, 72 हो रहा है, 14 एक्स्ट्रा तत्व आ गए। तो वो 14 एक्स्ट्रा तत्व कहां पर आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, है ना। 14 इलेक्ट्रॉन किधर, इधर आ जाते हैं, और बाहर वाले में इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, आकर्षण ज्यादा होगा। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण ज्यादा होगा। आकर्षण ज्यादा होगा तो आकार क्या होगा, कम होगा, है ना। बस आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि क्योंकि अपन ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर 14 तत्व एक्स्ट्रा आ जाते हैं। वो 14 तत्व अपन किसके अंदर लिखते हैं, वो 14 तत्व अपन लिखते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। एफ ब्लॉक को ऊपर आप देख लेना, पढ़ो तो वहां पर देख लेना, एफ ब्लॉक के अंदर 2 श्रेणी होती है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, है ना। तो वो 14 तत्व किसके होते हैं, लेंथेनॉइड के होते हैं। अब देखो 14 तत्व आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। 14 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पहले मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ही थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन और आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन और आ गए। तो आकर्षण बढ़ेगा ना, किनके बीच में आकर्षण बढ़ेगा, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बढ़ेगा। और अगर आकर्षण बढ़ेगा तो आकार छोटा हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि 40 से 5D पर जाने पर आकार में वृद्धि नहीं होती। मतलब अपन देखो, अपन कहते हैं 40 से 5D जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, लेकिन इसके अंदर आकार नहीं बढ़ता है। और क्यों नहीं बढ़ता, तो लेंथेनॉइड संकुचन के कारण, ठीक। इसलिए 4D एंड 5D का आकार क्या होता है, लगभग बराबर होता है ना। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको ये समझ में नहीं है तो आपको लाइन ध्यान रखनी है क्या, कि आपको सवाल आता है कि इनका 4D और 5D का आकार लगभग बराबर होता है, तो क्यों। तो आपको आंसर लिखना है कि जब वर्ग ऊपर से नीचे चलते हैं तो 5D श्रेणी के अंदर 14 अतिरिक्त तत्व आ जाते हैं। कितने, 14 अतिरिक्त तत्व आ जाते हैं, जिसके कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बढ़ जाता है और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। इसे अपन लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। इस लेंथेनॉइड संकुचन के कारण ही 4D और 5D श्रेणी का आकार क्या होता है, बराबर होता है। तो एक लाइन में आ जाओ तो आपको केवल इतना से लिखना है, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। अभी इनके अंदर अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर यही देना है कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इनके गलनांक कम होते हैं, इनके आकार कम होते हैं। इस तरह के आपके सवाल अभी करने वाले हैं, है ना। तो पहला आपने पढ़ लिया परमाणु आकार। परमाणु आकार के अंदर आपने क्या पढ़ा कि 22 से 10 जाने पर पहले आकार के मान में कमी होती है, फिर अचानक बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, परिवर्तन प्रभाव के कारण बढ़ते हैं। और 4D और 5D का आकार बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण, ठीक है। अपन करते हैं नेक्स्ट गुण, ऑक्सीकरण अवस्था। देखो ये जो अपन गुण पढ़ रहे हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और बड़े नंबर में पूछा जाता है कि द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के ऑक्सीकरण अवस्था को समझो। मतलब इसमें 3-4 सवाल देते हैं, ऐसे एक ही नहीं देगा, ऑक्सीकरण अवस्था दे देगा, इसका आकार पूछ लेगा, इसकी संकुलन प्रवृत्ति पूछ लेगा। तो अब अपन कर रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का सवाल आता है। तो अगर आप पिछली वाली वीडियो, ये वाली वीडियो और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, टोटल 3 वीडियो भी देखते हो तो आपके 25 नंबर के सवाल हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो
अगर आपने सही पढ़ा तो 3D श्रेणी के अंदर आपने क्या पढ़ा था, 3D श्रेणी के अंदर उसके अंदर आपने पढ़ा था कि 3D श्रेणी के तत्व प्रोटनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कौन सी अवस्था दर्शाते हैं, प्रोटनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें एक मिथ इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे। ये अपन ने लिखा था 3D श्रेणी के अंदर। अभी अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, 4D एंड 5D श्रेणी, 4D श्रेणी एंड 5D श्रेणी पढ़ रहे हैं अपन, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी पढ़ रहे हैं। तो ये भी प्रोटनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये भी क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब देखो प्रोटनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, उसका मतलब क्या है। जैसे आपने उसके अंदर देखा था कि मैग्नीज +2 भी दर्शाता है 3D श्रेणी के अंदर, मैग्नीज +2 दर्शा रहा है, +3, +4, +5 इसी तरह लगा +7 तक को दर्शा रहा था। तो प्रोटनशील ऑक्सीकरण अवस्था मतलब अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा था। सेम का सेम क्या होता है, इनके अंदर भी क्या करते हैं, प्रोटनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कौन, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्व प्रोटनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, तो अपन ने इसका रीजन दिया था, क्योंकि इनमें एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कारण क्या करते हैं, प्रोटनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो 3D श्रेणी के थे, 3D श्रेणी के तत्व +2 से +7 तक दर्शा रहे थे। ऑक्सीकरण अवस्था कितने से कितने तक दर्शा रहे थे, +2 से +7 तक। 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व होते हैं ना, वो +2 से +8 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो +2 से +8 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये कहां तक दर्शाते हैं, 7 तक दर्शाते हैं। और ये कहां तक दर्शाते हैं, 8 तक दर्शाते हैं। और भी ध्यान रखना आपको, और क्या ध्यान रखना है, 3D श्रेणी के जो तत्व थे, कौन सी श्रेणी के, 3D श्रेणी के जो तत्व थे वो क्या करते हैं, उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +2 और +3 ज्यादा स्थायी होती है। +2 और +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इनकी क्या होती है, ज्यादा स्थायी होती है। जैसे Fe+2, क्रोमियम +3, इस तरह से। तो ये Fe+2, क्रोमियम +3 पाया जाता है, ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। मतलब 3D श्रेणी के जो तत्व होते हैं ना, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो स्थायी होती है, +2 +3 वाली। लेकिन जो ये होते हैं, ये 4D और 5D श्रेणी के तत्व, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ध्यान रखना, ये +5, +6, +7, ये इनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। 3D के अंदर कौन सी स्थायी होती है, +2 +3 वाली। और जबकि 4D और 5D के अंदर कौन सी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट स्थायी होती है, तो +5, +6, +7। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व वो इस तरह के संकुल बनाते हैं, WCl5, ReF7, OS, O4, इस तरह से। तो अगर आप W की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो, W की ऑक्सीजन अवस्था X मान लो इन 2 प्लस क्लोरीन की एक की होती है कितनी, क्लोरीन की एक की होती है -1, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 5 है, तो इसको 5 से गुना कराकर 0 के बराबर कर दो, X इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब W की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 5 है। यहाँ पर अगर बात करोगे तो यहाँ पर Re की कितनी आएगी, 7 आएगी, कितनी, +7 आएगी। और यहाँ पर ऑस्मियम की बात करोगे तो ये कितनी आएगी, 8 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है ना आपको, जिसकी निकालनी उसको X मान लो, और इसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है -2, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4 है, इसलिए इसको 4 से गुना करा दो 8। तो देखो x -8 इक्वल टू 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। ये 8 इधर चले जाते हैं, है ना। इस तरह से ऑक्सीजन अवस्था निकालते हैं। तो देखो ये जो 4D और 5D श्रेणी के तत्व कौन से यौगिक बना रहे, देखो WCl5, RF7, OS, O4, ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +7, +8 दर्शा रहे हैं। ये इनके स्थायी संकुल होते हैं। तो ऑक्सीजन अवस्था के अंदर क्या लिखना है, सिंपल सा आवे। वैसे तो देखो यार, मैंने इनके पूरे आपको PDF के रूप में नोट्स दे दिया, अच्छे से समझा रखा है, समझा यहाँ पर दिया और वहां पर लिख रखा है, हैंड रिटन मैंने खुद ने लिखा है, तो देख लेना। बाकी इसके अंदर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ये प्रोटनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि इनमें एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये +2 से +8 तक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं और इनके ये संकुल स्थायी होते हैं। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो है आपके संकुलन प्रवृत्ति यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, संकुल कैसे बनाते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे 3D श्रेणी के जो तत्व संकुल बनाते थे, सेम ये भी संकुल बनाते हैं, मतलब ये भी स्थायी संकुल बनाते हैं। कौन से संकुल बनाते हैं, स्थायी संकुल बनाते हैं। अच्छा, संकुल क्यों बनाते हैं, तो वही 3 कारण लिखने हैं। इनके पास में खाली कक्षक होते हैं, धनायन का आकार छोटा होता है,
रिक्त कक्षक होते हैं, अतिव्यापन कर कर मतलब संग्रहित कर कर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो वही 3 कारण लिखने जो अपन ने पहले लिखे थे 3D श्रेणी के अंदर। क्या लिखे थे? तनयन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तनयन पर आवेश क्या होता है? ज्यादा होता है। इनके पास में रिक्त कक्षक होते हैं। इस कारण ये क्या करते हैं? अतिव्यापन करके या संग्रहित कर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। वो लिखना है। ध्यान रखना ये कौन सा संकुल बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना ये कौन सी बात करें अपन 4D एंड 5D की बात करें। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट। द्वितीय और तृतीय संकरण श्रेणी की बात करें, द्वितीय व तृतीय संकरण श्रेणी की बात करें तो कैसे संकुल बनाती है? स्थायी संकुल बनाते हैं, यानी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे जो 5D श्रेणी है उसके तत्व कौन कौन से हैं और 4D और 5D श्रेणी के तत्व के नाम लिख रहा हूं मैं, फिर उनसे आपको कुछ बताना है। जैसे 5D श्रेणी के अंदर है यार जरा नींबू मोटा तोड़ के दे, रुक रुक रे पढ़ अगर है सीधा, फिर ला हफ्ता वरना रे उसको इधर पीटेंगे और हारेगा। ये आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। आप संकेत याद कर लेना, इनके नाम याद करना तो बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं होता, याद तो हो जाते हैं, लेकिन अपन ने क्या शुरू से इस तरह से याद कर रखा है तो अपन को ये ज्यादा याद रहता है। तो ध्यान रखना 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, सुनना 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के जो शुरू के 4 तत्व होते हैं ये वाले शुरू के 4 तत्व है, ये शुरू के 4 तत्व है। ये क्या करते हैं? कठोर अम्लों के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं। सवाल पूछा जाता है कठोर अम्लों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। ध्यान रखना कठोर अम्लों के साथ में क्या करते हैं? स्थायी संकुल बनाते हैं। 4D श्रेणी और 5D श्रेणी की जो शुरू के 4 तत्व 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कठोर अम्लों के साथ में कौन सा संकुल बनाते हैं? स्थायी संकुल यानी स्टेबल संकुल बनाते हैं। फिर इनके जो लास्ट वाले 4 होते हैं, लास्ट वाले 4 मतलब ये जो 4 तत्व होते हैं दोनों श्रेणी के 4D और 5D के, ये मृदु अम्लों के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं। कौन से अम्ल? मृदु अम्लों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। मृदु अम्लों के साथ में क्या करते हैं? स्थायी संकुल बनाते हैं। ये किसके साथ में बनाते हैं? कठोर अम्लों के साथ में, ये मृदु अम्लों के साथ में, और ये बीच में शेष बचे ये 4 जो शेष बचे ये कठोर और मृदु दोनों के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं। कठोर व मृदु अम्लों के साथ संकुल बनाते हैं। ये आपके अगर संकुलन प्रवृत्ति हो तो ये चीज तो आपको लिखनी है कि दोनों श्रेणी के यानी 4D और 5D श्रेणी के शुरू के जो 4 तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? कठोर अम्लों के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं। अंतिम 4 तत्व मृदु अम्लों के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं और शेष यानी बीच वाले कठोर और मृदु दोनों अम्लों के साथ में संकुल बनाते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल घूम रहा होगा कि कठोर और मृदु अम्ल क्या है? कठोर और मृदु अम्ल क्या है? तो वैसे ही आपके बेसिक फाइनल ईयर का टॉपिक है, आप ये भी इनऑर्गेनिक अंदर ही पढ़ोगे। अभी के लिए मोटे मोटे तौर पर आप ये ध्यान रख लो कि कठोर और मृदु अम्लों का, कठोर अम्लों का मतलब होता है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? ज्यादा होती है। कठोर अम्लों का मतलब क्या होता है? इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो ज्यादा होती है, +3 +4 +5 इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और जो मृदु अम्ल होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? कम होती है। मतलब ऐसे कंपाउंड या ऐसे तत्व है, ऐसे आयन जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या ज्यादा है, 3 4 5 6 7 है, तो अपन कहेंगे कि वो कठोर अम्ल है। और ऐसे तत्व या ऐसे आयन जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है, जैसे +1 +2 है, तो अपन कहेंगे कि वो मृदु अम्ल है। बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है आपके, बीएससी के अंदर आप पढ़ लेना उसको, बस थोड़े से ध्यान रख लेना। ऑक्सीजन अवस्था इसकी ज्यादा होती है, इसकी ऑक्सीजन अवस्था कम होती है। ये आपके हो गया संकुलन प्रवृत्ति। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो है आपके चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण का मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी इनके चुंबकीय गुण। तो इनके भी चुंबकीय गुण जैसे उसके अंदर अपन ने पढ़ा था 3D श्रेणी के अंदर। देखो मैं बार बार उसके अंदर पढ़ा हूं, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये भी डी ब्लॉक के एलिमेंट ही है, 3D श्रेणी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट थी और ये भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो इनके गुण क्या होंगे? सेम होंगे, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं ना। तो ध्यान रखना ये इनके चुंबकीय गुण को कहते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। कौन से? अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं।
अब देखो अनुचुंबकीय गुण का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि इलेक्ट्रॉन एकमित अवस्था में, कौन सी अवस्था में, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में है, अयुग्मित है, तो वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। ऐसा आपको ध्यान रखना, अनुचुंबकीय मतलब अयुग्मित है। अब देखो अनुचुंबकीय का मतलब क्या था, एक बार वापस बता देता हूं। मान लो जैसा आपकी क्या है, ये डी कक्षक है। मैंने बोला कि आपके पास में कोई डी कक्षक है, डी के 5 कक्षक होते हैं ना, 1 2 3 4 5। मैंने कह दिया कि आपकी जो डी है उसके अंदर आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5। तो देखो इन सभी में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें अपन बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास में D7 है, कितना है, D7, या मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूं D10 बोल रहा हूं, एक बार के लिए D10 ले रहा है ना, तो D10 के अंदर ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। आपको ये तो पता है ना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी, वो क्या है, जोड़े के रूप में है। मतलब एक कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें अपन बोलते हैं ये युग्मित है। क्या है ये, युग्मित है। और इन्हें अपन क्या बोलते हैं, अयुग्मित बोलते हैं, है ना। तो जो अयुग्मित होते हैं वह कौन से गुण दर्शाते हैं, चुंबक में अनुचुंबकीय होते हैं। कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय। और इन्हें अपन बोलते हैं, युग्मित को अपन बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि मतलब 4D श्रेणी और 5D श्रेणी की, 4D एंड 5D श्रेणी, 4D श्रेणी एंड 5D श्रेणी के अंदर यदि एकमित इलेक्ट्रॉन है, और ज्यादातर इसके अंदर एकमित इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, तो वो कौन सी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। लेकिन अगर मान लो उनके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सी प्रवृत्ति दर्शाएंगे, वो प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है, आपके एक सवाल पूछा जाता है, और इसके अंदर एक और है कि जो 4D और 5D श्रेणी होते हैं, 4D और 5D श्रेणी, इनके अनुचुंबकीय गुण किस पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखना है, किस पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। ताप पर निर्भर करते हैं। ताप पर निर्भर करने का मतलब कि जैसे आपके पास में ये है, यहाँ पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन, और ऐसे बढ़ रखा है, देगा इसको। अभी भी अगर मैं पूछूं ये युग्मित है, ये मतलब प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय, तो आप बोलोगे कि ये अनुचुंबकीय है। कौन सा अनुचुंबकीय, क्योंकि इसके पास में देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। तो अपन क्या बात कर रहे थे कि ताप पर निर्भर करते हैं। ताप पर निर्भर करने का मतलब है कि मान लो कि आपके पास में क्या था, D7 था, D7 को आपने ऐसे भर दिया। अब क्या होता है, जब आप इस D7 को ताप देते हो, यानी गर्म करते हो, जब इसे गर्म करते हो, तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में चले जाते हैं। डी के बाद में एस आता है, एस के बाद में पी आता है ना। तो ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये इन अगले वाले कक्षकों में चले जाते हैं। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, और देखो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चुंबकीय गुण किसके, 4D और 5D के किस पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। जैसे ताप बढ़ोगे, अनुचुंबकीय गुण क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है। अब आपके एग्जाम के अंदर बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, वो है कि 4D और 5D श्रेणी के तत्व निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। देखो एक तो है ना, थोड़ा सा सुनना, आपको ये चैप्टर तभी अच्छे समझ में आएगा जब आपको 12th क्लास का उपशेष यौगिक वाला चैप्टर अच्छे से आता है, मतलब CFT VBT वाला चैप्टर अच्छे से आता है। तो वो आप मेरी वीडियो देख लो ना, आपको थोड़ा बहुत पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके इस साल के एग्जाम के अंदर आएगा। सवाल है आपके 4D एंड 5D श्रेणी के जो तत्व है वो क्या करते हैं, निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। क्यों निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं निम्न चक्रण संकुल क्या होता है, फिर बात करेंगे क्यों बनाते हैं। तो देखो क्या होता है कि ये आपके मान लो ये डी कक्षक है, 1 2 3 4 5। अच्छा अपन डी कक्षक क्यों ले रहे हैं, तो अपन बात ही किसकी करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, इसलिए अपन डी कक्षक की ले रहे हैं। अब क्या होता है, ये दो नए प्रकार के कक्षक बनता है, आपको पता है, अपने जिस दिन भी बात की थी, T2G और EG। ये EG कक्षक, ये T2G कक्षक। इसी प्रकार मैं ऐसा एक और बना रहा हूं, 5, ये EG कक्षक और ये T2G कक्षक।
अब देखो आप पूछोगे कैसे बन रहा है, तो ये सीएफटी के अनुसार होता है। आपको सीएफटी वाली और बीबीटी वाली वीडियो देखनी होगी, तभी जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देख लेना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 24-25 मिनट की वीडियो, देख लेना टाइम मिले तो, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, D5, दोनों तरफ D5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। मैं 5 इलेक्ट्रॉन भरा हूं, देखो 1 2 3 4 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन कक्षकों में भरेंगे। तो मैं इनको भरने के 2 तरीके बता रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5। एक तो मैं ऐसे भर सकता हूँ, या एक मैं ऐसे भर सकता हूँ, देख रहा हूँ इनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरे। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरा हूं, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से। क्या क्या इसके अंदर तो 5, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भर दिए। यहाँ पर क्या किया मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन नीचे ही भर दिए। तो ध्यान रखना, जब ये वाला फॉर्मेशन बने कि जब इलेक्ट्रॉन दोनों कक्षकों में भरे जाए, T2G में भी भरे, EG में भी भरे, अगर मैं आपसे यहाँ पर आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में या अयुग्मित अवस्था में, तो आप बोलोगे अयुग्मित अवस्था। कौन सी अवस्था, अयुग्मित। अयुग्मित का मतलब समझ रहे हो, एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो अपन बोलेंगे कि जब अयुग्मित अवस्था में होते हैं तो उच्च चक्र संकुल बनता है। कौन सा बनता है, उच्च चक्रण संकुल बनता है। अब देखो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि आपको इसके लिए सीएफटी आनी चाहिए कि ये कैसे होगा, है ना। तो अभी आपको क्या ध्यान क्या रखना है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपन बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल बनता है। कौन सा संकुल बनता है, उच्च चक्रण संकुल बनता है। उच्च चक्रण संकुल का मतलब होता है कि कक्षक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, EG में भी होते हैं और T2G में भी होते हैं। उच्च चक्रण संकुल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन T2G में भी होंगे और EG कक्षक में भी होंगे। इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन केवल T2G के अंदर है। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, T2G के अंदर। इसे अपन बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल। क्या बोलेंगे, निम्न चक्रण संकुल। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, युग्मन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो रहा है, और यहाँ पर अयुग्मित है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मित है। तो अब आपको इससे क्या समझना है, आपको यह समझना है कि अगर डी कक्षक के विपाटन में अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो रहा है, तो कौन सा संकुल बनेगा, उच्च चक्र संकुल बनेगा। बात याद कर लेना, कौन सा संकुल बनेगा, उच्च संकुल बनेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, युग्मन हो रहा है, तो ध्यान रखना निम्न चक्रण संकुल बनेगा। क्या बनेगा, निम्न चक्रण संकुल बनेगा। इसे बोलते हैं, अच्छा निम्न चक्रण संकुल ही बोलते हैं इसे। तो 2 बातें क्या ध्यान रखनी है, यदि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो रहा है तो उसे बोलेंगे उच्च चक्रण संकुल बनेंगे, और यदि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है तो निम्न चक्रण संकुल बनेंगे। ये बात समझ गए। अब आपका क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है कि 4D और 5D श्रेणी के तत्व जो है निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरे जाते हैं, T2G के अंदर भरे जाते हैं, और क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो 4D और 5D जो श्रेणी के तत्व होते हैं, इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। आकार इनका क्या होता है, बड़ा होता है। इनके जो आकार होते हैं 4D और 5D श्रेणी के तत्व होते हैं, इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। मान लो ये नाभिक है, तो इनका आकार ये बड़ा होता है। अब आकार बड़ा होता है तो होता क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉन जो एक कक्षा के अंदर अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो अपन एक कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब आपको यह भी पता है कि अगर आप एक कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है ना, इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होंगे, तो ये क्या जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए, एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 4D और 5D श्रेणी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इन कक्षकों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर कक्षक कितना है, इसके अंदर क्या होता है, कक्षकों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। कक्षकों का आकार बड़ा होने के कारण मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ऐसे दूर दूर भरे जाते हैं। नॉर्मल तो क्या होते हैं, पास भरे जाते हैं, लेकिन 4D और 5D के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर भरे जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर भरे जाएंगे तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, और प्रतिकर्षण कम होता है तो एक ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है, युग्मन ऊर्जा कम हो जाती है। कौन सी ऊर्जा कम हो जाती है, युग्मन ऊर्जा कम हो जाती है। युग्मन ऊर्जा कम हो जाती है। और जब युग्मन ऊर्जा कम हो जाती है ना, युग्मन ऊर्जा क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करती है। युग्मन ऊर्जा क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करती है, मतलब उनको एक एक कक्षक में लाती है। तो अगर युग्मन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन का आसानी से क्या होगा, युग्मन हो जाएगा।
तो अगर इलेक्ट्रॉन का आसानी से युग्मन हो जाएगा तो कौन सा चक्रण बोलेगा, निम्न चक्रण संकुल बनेगा। इसलिए 4d और 5d श्रेणी के तत्व निम्न चक्रण संकुल दर्शाते हैं। क्या बोला मैं अभी तक, ये बोला कि जो 4d और 5d श्रेणी के जो तत्व होते हैं इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। आकार बड़ा होता है मतलब इनके जो कक्षक होते हैं इनका आकार बड़ा होता है। अब अपन को एक ये पता है कि एक कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। लेकिन 4d और जो 5d श्रेणी के जो कक्षक होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण भी क्या होगा, कम होगा। प्रतिकर्षण तो होगा लेकिन क्या होगा, कम होगा। और अगर प्रतिकर्षण कम होता है तो एक ऊर्जा होती है युग्मन ऊर्जा, उसका मान कम हो जाता है। अब युग्मन ऊर्जा का मान कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आसानी से बढ़ जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे और निम्न चक्रण संकुल बनेगा। ठीक करते हैं जो आपके एक्चुअली में 7 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। वो आपके क्वेश्चन आता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से करना। मतलब 3D श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनकी तुलना करनी है उनको किससे, 4D और 5D से करनी है। तो आपके क्या 2 तुलना करने के लिए पूछा जाता है। एक पहला पूछा जाता है आपके परमाणु आकार। देखो अपने तुलना तो पहले कर ली है, बस आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है तो करना है। पहला आपको क्या, परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आपका हर साल आता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से करना। तो परमाणु पहला होता है परमाणु आकार, मतलब 3D 4D और 5D की अपन को आकार की तुलना करनी है। तो आपको पता है पहले कौन सी 3D आती है, श्रेणी आती है 3D, फिर 4D और फिर 5D श्रेणी आती है। तो अभी अपन ने जस्ट बात की है कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है, मतलब आकार बढ़ना चाहिए, आकार बढ़ना चाहिए। तो देखो अपन ने बात की कि 3D से तो आकार बढ़ा था 4D का, मतलब 4D का आकार बड़ा होता है, लेकिन 4D और 5D का आकार क्या होता है, बराबर होता है। अभी अपन ने जस्ट बात की है ना, 3D का आकार छोटा, 4D का आकार बड़ा और 5D और 4D का आकार लगभग बराबर होता है। ये इसका 3D का आकार तो छोटा, ये अपन को पता है, लेकिन इन दोनों का आकार क्या होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, लेंथेनॉइड संकुचन। लेंथेनॉइड संकुचन, बस ये आपको ध्यान रखना है, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। जो 5D श्रेणी होती है उनके अंदर क्या होता है, लेंथेनॉइड संकुचन होता है, और उस लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 4D और 5D का आकार बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इससे रिलेटेड आपके कई सवाल पूछ सकते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन से रिलेटेड, कि 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार बराबर क्यों होता है, इनके घनत्व के मान बराबर क्यों होते हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनके रासायनिक गुण बराबर क्यों होते हैं, इनकी धात्विक त्रिज्या बराबर क्यों होती है, किनकी, 4D और 5D की। सुनना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, 4D और 5D की रासायनिक, इनकी त्रिज्या समान होती है, इनकी रासायनिक गुण बराबर होते हैं, इनका आकार बराबर होते हैं, क्यों? तो आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर लिखना है कि इनका आकार इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि 5D श्रेणी के तत्वों के मध्य लेंथेनॉइड संकुचन पाया जाता है। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इनका आकार कम हो जाता है, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इनका आकार कम हो जाता है या इनकी त्रिज्या कम हो जाती है, इसलिए 4D और 5D के गुण बराबर होते हैं। तो प्रमाणित आकार के अंदर आपको क्या लिखना है, अगर तुलना पूछी जाए तो आपको लिखना है 3D का आकार तो छोटा होता है, लेकिन 4D और 5D का आकार क्या होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। तो इसके लिए मैंने पूरा आपको नोटबुक के अंदर पूरा एक पेज भरा रखा है ना, मतलब पीडीएफ में जो मिलेगी उसके अंदर पूरा पेज भरा रखा है, आपको भी एग्जाम के अंदर वही लिख कर आना है। उसके अंदर आपको इसे पूरा लिखना पड़ेगा कि बाएं से दाएं चलते तो प्रभावी नाप की आवेश बढ़ता है, ऊपर से नीचे चलते हैं तो परीक्षण प्रभाव बढ़ता है, यहाँ पर प्रभावी ना, यहाँ पर मतलब जो प्रभाव होते हैं बराबर हो जाते हैं, वो लेंथेनॉइड संकुचन हो जाते हैं, इसलिए इनका आकार बराबर होता है, जबकि इसका आकार छोटा होता है ना। तो ये आपके पहला पॉइंट है परमाणु आकार का। मैं वापिस बोल रहा हूँ, आपको नोट्स देख लेना, बहुत फायदे में रहोगे। और फिर आपके सेकंड आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीकरण अवस्था। पहला आपके गुण, पहला किसकी तुलना पूछी, परमाणु आकार की। दूसरी आपके पूछ रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था। देखो ये भी पढ़ लिया अपन ने, लेकिन क्वेश्चन आता है इसलिए मुश्किल रूप में आपको करा रहा हूं। ऑक्सीकरण अवस्था अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ध्यान रखना, जो 3D श्रेणी के तत्व, कौन से 3D श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो कहां से लेकर कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। जबकि जो 4D और 5D के होते हैं, 4D और 5D श्रेणी के, वो कौन सी दर्शाते हैं, वो +2 से +8 तक दर्शाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ये चीज ध्यान रखना, ये +2 से +7 तक, ये +7 से भी एक ज्यादा +8 तक दर्शाते हैं। दूसरा है
कि ये मतलब ये क्या होते हैं, जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसमें स्थायी होते हैं। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, अवस्था स्थायी होती है। मतलब जैसे +2 से +7 तक देखो 7 तक दर्शाते हैं, लेकिन इनकी मेन रूप से जो स्थायी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 +3 होती है। कितनी? +2 +3 होती है। जबकि ये कौन सी दर्शाते हैं? ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कौन सी अवस्था दर्शाते हैं? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे +5 +6 +7 +8, इस तरह से उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ये +2 +3 दर्शाते हैं, मतलब स्थायी। इनमें स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? +5 6 7 8 वाली। जैसे अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, K4 एफिशिएंसी है। क्या है? K4 एफिशिएंसी, या मान लो कॉपर H2O 6 +2 है। तो देखो, जब आप Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो ना, तो वो आती है Fe+2। क्या आती है यहाँ पर? इसके अंदर Fe+2 आती है, इसके अंदर आपके आती है कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था। कैसा ही छोड़ दो, ऑक्सीकरण निकालना पर अभी छोड़ दो। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आती है? +2 आती है, और इसकी कितनी आती है? कॉपर की भी +2 आती है। इसी तरह जैसे 3 होती है, बताऊं, जैसे अपने लिखा था कल टाइटेनियम H2O6, इसकी बात करोगे, इसकी आती है टाइटेनियम +3। देखो, ये +3, ये +2, ये +2 के रूप में पाया जाता है। इनकी जो ये ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये क्या होती है? स्थायी होती है। मतलब जैसे Fe+2 स्थायी होता है, कॉपर +2 स्थायी होता है, टाइटेनियम +3 स्थायी होता है। लेकिन ये कौन सी दर्शाते हैं? 5 6 7 दर्शाते हैं। जैसे देखो, WCl5 ReF7 OSO4, अपन ने बात करते हैं, इसमें W की कितनी होती है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसमें Re की कितनी होती है? +7, और ओस्मियम की यहाँ पर +8 होती है। कितनी? +8 होती है। तो देखो, ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रही? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, +5 +7 +8। जबकि ये बेचारे +2 +3 +4 इस तरह से दर्शाते हैं। तो समझ गए? अंतर पूछे तो क्या कर बताना है कि 3D श्रेणी के तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी रहते हैं, जबकि 4D और 5D श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी संकुल बनाते हैं। जैसे इनमें +2 +3 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, जिससे, और इनमें +5 +6 +7 +8 उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें ये स्थायी होते हैं। फिर आपको एग्जाम्पल बता देना है। लिखने का तरीका तो नोट्स में मिलेगा आपको, इसलिए नोट्स देख लेना, बार बार कह रहा हूं, है ना। अपन लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है कि 4D व 5D श्रेणी का त्रिविम या स्टीरियो रसायन। त्रिविम या स्टीरियो रसायन, देखो क्या होता है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आपको बस बताना होता है कि आपको कोई संकुल दे देता है, उस संकुल की संरचना कैसी है। जैसे आपने संकरण पढ़ रखा है, संकरण पढ़ रखा होगा तो आप पढ़ते हो कि sp आता है, तो आप बोलते हो कि इसकी जो संरचना बनती है वो रेखीय होती है। sp2 आता है तो आप बोलते हो कि त्रिकोणीय समतली होती है। इस तरह से संकरण के अंदर आप नहीं बताते हो, मतलब जो संकरण है उसके आधार पर आप क्या बताते हो? इसकी ज्यामिति के बारे में, संरचना आकृति के बारे में बताते हो। जैसे sp3 आया तो आप क्या बोलते हो? चतुष्फलकीय। जैसे sp3d आया तो आप बोलते हो ये त्रिभुज पिरामिडीय, त्रिभुज पिरामिडीय। इस तरह से फिर आप बोलते हो अष्टफलकीय, पंचभुज, द्विपिरामिडीय। संकरण के आधार पर बताते हो। सेम क्या होता है ऐसे के अंदर, ये वाली जो संरचना होती है ना, ये इनकी ज्यामिति, इनके बारे में अपन को बताना होता है। किनके बारे में? इनकी बतानी, और किसके बारे में बताना होता है? इन दोनों के बारे में। 4D और 5D की संरचना के बारे में बताना होता है, वही आपके क्या कहलाता है? त्रिविम या स्टीरियो रसायन कहलाता है। जैसे देखो, जैसे देखना, आपके हैं TiCl4 है, ये आपके पास में कोई संकुल है, TiCl4 है, कोई संकुल है। तो इस संकुल को आपने बताना है कि इसकी संरचना कैसी होगी। तो कितने यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मतलब क्लोरीन कितने जुड़े, 4 जुड़े हुए हैं। इस 4 को ध्यान रखना, अपन बोलते हैं समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या बोलते हैं। एक बात आप ये ध्यान रखना कि Ti, ये आपकी क्या, आपको पता है, ये आपकी धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु डी ब्लॉक का। इससे जो दूसरे परमाणु जुड़े होते हैं, कितने जुड़े? 4 जुड़े, वो इसकी समन्वय संख्या कहलाती है। इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 4 है। और ध्यान रखना, जब समन्वय संख्या 4 आते हैं तो अपन बोलते हैं कि इसकी जो संरचना होती है वो कौन सी होती है? चतुष्फलकीय होती है। मतलब इस तरह से बनता है ये TiCl Cl Cl Cl, इस तरह से इनकी संरचना बनती है। तो TiCl4 की संरचना कौन सी होगी? चतुष्फलकीय, है ना।
इसी तरह देख लो आपके जैसे ये जो संरचना हमने ये इसका क्या त्रिविम रसायन है। त्रिविम रसायन का सिंपल सा मतलब वापिस समझना कि केंद्रीय धातु परमाणु, ये आपके केंद्रीय धातु परमाणु मतलब धातु परमाणु क्या टाइटेनियम, इससे जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनके द्वारा अपन को इसकी संरचना बतानी। इनसे क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना। तो क्लोरीन से अपन को क्या करना है, इनकी संरचना बतानी। और संरचना कैसी आई, चतुष्फल की आई। वो इसके क्या त्रिविम रसायन। और एक दो कर लेते हैं, जैसे मान लो आपके ZrCl4 है, मान लो ये इधर एग्जांपल ले लेते, टी की जगह Zr ले लेते हैं। तो इसकी भी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। इसके समन्वय संख्या 4 है, तो ये भी कौन सा होगा, चतुष्फल की होगा। तो इस तरह से इसकी संरचना बनती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कर लेते हैं जैसे एक लास्ट और कर लेते हैं, जैसे HCF6 है, HCF6 है। तो जब 6 आ जाओ, जैसे 4 आ रहा तो आप क्या लिख रहे थे, 4 आ जाता तो चतुष्फल की है। 4 आ जाता तो क्या होता है, इसकी अपनी संरचना क्या लिखते हैं, चतुष्फल की है। और जब 6 आ जाता है तो आपको संरचना लिखनी है अष्टफल की है। कौन सी लिखनी है, अष्टफल की। 8 आ जावे तो आपको लिखनी है द्वादश फल की। ठीक है, इस तरह से। वैसे सब मैंने लिख रखे, इनके एग्जाम्पल भी लिख रखे नोट्स के अंदर, यहाँ पर सारे बताना संभव नहीं है। इसकी बना लेते तो इसकी इस तरह से बनती है HCF, F इधर F इधर F, इधर भी F और इधर भी ये अच्छे तरह से। और ये जो संरचना बनती है इसे अपन बोलते हैं अष्टफल की। कौन सी संरचना बोलते हैं, अष्टफल की बोलते हैं, है ना। 3 आ जाती तो अपन बोलते हैं त्रिकोणीय समतुल्य। 4 आ जाती है चतुष्फल की। 5 आ जाती है पंचभुज द्विपरमंडीय, सॉरी त्रिभुज द्विपरमंडीय बोलते हैं। तो कुल मिलाकर स्टीरियो रसायन या त्रिविम रसायन का मतलब होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो दूसरे परमाणु होते हैं उनके आधार पर इनकी क्या बतानी होती है, अपन को संरचना बतानी होती है। इसे अपन क्या कहते हैं, त्रिविम रसायन कहते हैं। तो ये आपकी चैप्टर कंप्लीट है पूरी, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर आपके एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, क्रोमेटोग्राफी, तीसरा चैप्टर। लेकिन उससे हर साल या तो 1.5 नंबर का एक सवाल पूछ लेते हैं या 3 नंबर का पूछ लेते हैं, तो उसको अपन बाद में करेंगे। अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपके अम्ल क्षार वाली, मतलब आपके अम्ल क्षार से रिलेटेड जो कुछ सिद्धांत है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल EMCIQ पे मिल जाएंगे, तो जाकर नोट्स देख लेना। क्योंकि यहाँ पर मैंने थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखी, लेकिन वहां पर मैंने लगभग आपके 9-10 पेज भर रखे हैं, तो वो देख लेना, आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।